हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राव शांति फिजिक्स में। आज की इस क्लास में हम एक और बेहतरीन वन शॉट लेकर आ चुके हैं एनसीईआरटी सीरीज का, जिसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे, एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बस आशा करते हैं कि आपने ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, आपको फॉर्मूले सारे याद होंगे, तो डेफिनेटली आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल पर समझ में आ जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है बेटा। कंसेप्ट तभी क्लियर होंगे जब आप एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन लगाएंगे, एग्जाम्पल सहित लगाएंगे। एक्सरसाइज तो लगाना ही है, एग्जाम्पल भी लगाना है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आज की इस क्लास में एनसीईआरटी का जो 7 चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट है, इसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले क्लास को आगे बढ़ने से पहले ये हमारा चैनल है राव शांति फिजिक्स के नाम से यूट्यूब पर। चलिए, यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन दे रखा है आपके लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि देखिए आप लोगों के लिए बेहतरीन वन शॉट यहाँ पर कराए जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, तो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर आपके लिए रे ऑप्टिक्स तक कंटेंट अपलोड कर दिया है। बहुत ही शानदार पढ़ाया गया है। रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत अच्छे लेवल में पढ़ाया गया है, ठीक है ना। और साथ में आपके लिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का भी अलग से लेक्चर बनाया गया है अच्छे लेवल पर, ठीक है ना। तो इनको जरूर आप विजिट करिएगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छे से आ जाए। इसमें भी बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल आपको कराए गए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे एक और आपकी सीरीज चल रही है, ये वाली जो अभी आप फॉलो कर रहे हैं, ये वाली एनसीईआरटी एक्सरसाइज सीरीज, जिसमें भी ऑलमोस्ट सभी चैप्टर के मैंने आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक एनसीईआरटी एक्सरसाइज करा दी है। अब ये 7 चैप्टर आप लोगों के लिए शूट हो रहा है, जिसमें हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। एक और बेहतरीन सीरीज आपके लिए चल रही जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको फॉलो करना ही है। पीवाईक्यू सीरीज, 10 ईयर्स पीवाईक्यू सीरीज आपके लिए यहाँ पर अपलोड कर दी गई है। अभी तक मैंने 1 2 3 4 एंड 5 चैप्टर इसमें कंप्लीट करा दिए। जल्दी आपको नए चैप्टर्स भी देखने को मिलेंगे। बढ़िया क्वेश्चन लिए, आप एक बार विजिट करना, ठीक है बेटा। चलिए, तो और एनसीईआरटी एग्जाम्पल के लिए बहुत बच्चे मुझसे कह रहे हैं, बट मैं उसको अभी इसलिए नहीं ला रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे जो आपका मेन मकसद है पूरे वन शॉट मतलब सिलेबस कंप्लीट करना है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है और पीवाई की सीरीज को फिनिश करना। उसके बाद अगर मुझे लगेगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, वो मैं आपको डायमंड सीरीज में प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी आपको। चलिए, तो क्लास में अब आगे बढ़ते हैं। 7 चैप्टर है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बढ़िया तरीके से। ओके, बस आशा करते हैं आपको सारे फॉर्मूले याद हो, कंसेप्ट क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले आप इस चैप्टर का वन शॉट देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दूंगा, फिर आप इधर आइए। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज आपके लिए, 8109471083 दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप ये नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8109471083 पर, ठीक है। जल्दी मैं टेलीग्राम चैनल भी अपना नया बनाने वाला हूँ, तो वहां पर मैं सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया करूंगा, तो ये नंबर जरूर आप सेव कर लीजिएगा। तो आइए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वॉट फॉर अ 220 वोल्ट सप्लाई। एक बल्ब है जो रेटेड दे रखा है उसका 100 वॉट और 220 वोल्ट सप्लाई, इतनी वोल्टेज पर इतनी पावर उसकी हमको दे रखी है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द रेजिस्टर ऑफ द बल्ब, तो उस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा ये निकालना है। और क्या पूछा जा रहा है? द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स, मतलब उसका पीक वोल्टेज भी निकालना है हमको। और क्या पूछा जा रहा है? द आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले का टेस्ट है। आइए सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए फटाफट से। तो गिवन में आपको क्या दे रखा है भाई? पावर दे रखी है 100 वॉट, ओके। दूसरा आपको ये जो सप्लाई दे रखी है 220 वोल्ट, ये पीक वैल्यू नहीं है। जब तक वो सवाल में ये ना लिख दे कि पीक वैल्यू, तब तक आप इसको पीक मत मानना, आरएमएस वैल्यू दे रखी है। तो आरएमएस वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 220 वोल्ट। फाइंड द रेजिस्टेंस, पहले पॉइंट में रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? पावर और वोल्टेज की टर्म में। तो आपको पावर का एक फॉर्मूला पता है, वी स्क्वायर बटा आर, ये फॉर्मूला। तो यहाँ से आर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्या आएगी? वी स्क्वायर बटा पी आ जाएगी। अब आपको बी की वैल्यू दे रखी है दिस 220, और आर की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, आर तो निकाल लीजिए, खैर पी दे रखा है आपको 100 और इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके जो भी आ रहा है इसका 484, ठीक है। 484 ओम आपका पहला आंसर आ गया, ठीक है। सॉल्व भी करना था बस इसको। अच्छा, और क्या पूछा है? द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स। तो देखो दूसरे पॉइंट में हमको पीक वैल्यू निकालनी है। तो पीक वैल्यू किसकी निकालनी है? पहले तो ये देख लीजिए, वोल्टेज की निकालनी है। तो पीक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वी नॉट इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई में वी आर एम एस, ये फॉर्मूला होता है बेटा। तो अब यहाँ पर आप वैल्यू को पुट करेंगे, √2 मल्टीप्लाई 220, और इसकी वैल्यू होती है 1.414,
ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 311 आ जाता है इसका वोल्टेज, यानी कि जो आपकी एसी सप्लाई है वो उसका 311 आपको पॉजिटिव मिलेगा और 311 आपको नेगेटिव मिलेगा। तो आधे साइकिल में पॉजिटिव दिखेगा, आधे साइकिल में नेगेटिव दिखेगा, ठीक है। और उसका अगर VRMS देखा जाए तो वो आपको दे रखा है 220 वोल्ट। एनीवे द RMS करंट थ्रू द बल्ब, अब कितनी RMS करंट फ्लो हो रही है ये निकालना है, बहुत आसान है। तो तीसरे पॉइंट में RMS वैल्यू निकालनी है करंट की। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है पावर का, क्या होता है V/I, ये फॉर्मूला होता है। तो ये IRMS हो गया, ये VRMS हो गया, ठीक है। तो यहाँ से I की वैल्यू निकालनी है, IRMS इक्वल टू VRMS बटा P कर दीजिए। ये कितना दे रखा है 220, ये कितना दे रखा है 100, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2.2 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल, बिल्कुल आसान था, ठीक है ना। तो चलिए इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। 220, अच्छा एक मिनट, मैंने कुछ गलती कर दी क्या करंट में, एक मिनट रुकिए। पावर का फॉर्मूला ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। पावर का फॉर्मूला आपका होता है VRMS इंटू IRMS, राइट। तो यहाँ से आप IRMS निकालेंगे तो P अपन क्या आ जाएगा VRMS आ जाएगा। और पावर आपको दे रखी है 100 और ये कितना दे रखा है 220 वोल्ट। तो 0 पॉइंट कितना आ रहा था 45 आ रहा था क्या, एक बार देख लें, एक बार कितना आ रहा था 0.45, करेक्ट, दिस एम्पियर। तो ये आपका IRMS आ गया। तो पहले सवाल में कोई दम नहीं थी, केवल फॉर्मूले का टेस्ट था। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो डेफिनेटली आप इस सवाल को एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे ये इसका सॉल्यूशन दे रखा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, सेकंड सवाल ये कह रहा है कि अ प्योर इंडक्टर ऑफ दिस, मतलब आपको गिवन है प्योर इंडक्टर, मतलब L की वैल्यू दे रखी है 25 मिली हेनरी। तो मिली हेनरी को हेनरी में चेंज करने के लिए -3 का अपन को मल्टीप्लाई कर देना होता है। 220 वोल्ट मतलब VRMS दे रखा है आपको 220 वोल्ट, ठीक है। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब दिस XL निकालना है अपन को, एंड RMS करंट ऑफ द सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द दिस। अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज तो आपको किसकी RMS वैल्यू निकालनी है, करंट की RMS वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सरल सवाल है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, इसमें भी कोई दम नहीं है। पहले XL निकाल लो आप। अब XL निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे, 2 पाई न्यू, सॉरी एक मिनट रुकिए, XL का फॉर्मूला हमको याद आए, ओमेगा इंटू एल होता है, ये होता है। चलो तो यहाँ पर आप वैल्यू को पुट करेंगे, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू होती है और ये एल, 2 पाई की वैल्यू 1.4 3.14, फ्रिक्वेंसी 50, एल की वैल्यू दे रखी है कितनी 25 इंटू 10⁻⁻3। इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक्सेल मिलेगा, एक्सेल मिलेगा यहाँ से कैलकुलेट करने पर। ओके बेटा, चलो ठीक है। तो मैं इसका देख लेता हूँ कितना आएगा एक्सेल। तो आपका आएगा 7.85 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7.85 ओम इसका एक्सेल आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमको निकालना क्या था IRMS, तो ये तो बिल्कुल आसान है, क्यों, क्योंकि आपको IRMS निकालना है। करंट का फॉर्मूला हमको पता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज VRMS, देखो यहाँ पे IRMS है, यहाँ पे भी IRMS लिखा करो, ठीक है। और रेजिस्टेंस भाई L वाले सर्किट में तो XL ही होता है, तो XL आ गया। तो इसकी वैल्यू हमको दे रखी है कितनी सवाल में 220 और ये दे रखा है कितना 7.85, ये अभी हमने निकाला 7.85। इसको डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड करके आपका आ जाएगा 28 करंट है तो करंट का यूनिट एम्पियर। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो स्टार्टिंग के सवाल मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आपको बेसिक से फॉर्मूले याद है तो डेफिनेटली आप इनको उड़ा दोगे, ठीक है। चलिए आइए, ये इसका सॉल्यूशन है, ये अभी आपने देखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक और बढ़िया क्वेश्चन है 7.3। अ लैंप इज कनेक्टेड, एक लैंप है, मान लीजिए एक टाइप का बल्ब है, ये हमने बनाया, दिस अच्छे से बना लेते हैं थोड़ा सा, वाह। अब ये जो लैंप है ये किससे कनेक्टेड है, सीरीज में इसके कैपेसिटर लगा हुआ, तो ये लगा दिया भाई कैपेसिटर। प्रिडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन फॉर DC एंड AC कनेक्शन। अच्छा एक बार आप DC लगाएंगे और फिर इसको हटा के एक बार आप AC लगा देंगे,
तो दोनों के लिए हमको प्रिडिक्ट करना है अपना ऑब्जर्वेशन। व्हाट हैपन इन ईच केस इफ द कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटर इज रिड्यूस। अगर इसकी कैपेसिटी सी है तो इसको हम रिड्यूस कर देंगे दोनों केस के लिए, और हमको बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले इधर देखिए, फॉर डीसी सप्लाई। अब डीसी सप्लाई के लिए आप क्या जानते हैं कि डीसी सप्लाई में जो ओमेगा होता है वो जीरो होता है, क्योंकि डीसी की फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती तो वो तो जीरो होगा। चलो बढ़िया बात है। अब हम बात करते हैं एक्सी का फॉर्मूला। एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/ओमेगा सी होता है। अब जब 1/ओमेगा सी रखेंगे तो ओमेगा की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा। मतलब डीसी के लिए कैपेसिटर जो है बहुत बड़ा विरोधी हो गया भाई, ये तो करंट को जाने ही नहीं देगा, और करंट जाएगी नहीं तो ये भाई ग्लो ही नहीं कर पाएगा, ये ग्लो ही नहीं कर पाएगा। मतलब डीसी के केस में ये ग्लो नहीं करेगा लैंप, ठीक है, क्योंकि करंट ही नहीं जाएगी। क्योंकि देखिए ना आप, एक्सी कितना आ गया, इनफाइनाइट आ गया, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, और करंट उस रास्ते पे जाना पसंद करती है यहाँ ठुकाई कम हो, यहाँ तो ठुकाई बहुत जबरदस्त जाएगा ही नहीं। चलो अब हम बात करते हैं फॉर एसी सप्लाई। अगर हम एसी सप्लाई की बात करें तो एसी में ओमेगा नॉट इक्वल टू जीरो, बढ़िया बात है। अगर ओमेगा नॉट इक्वल टू जीरो तो फॉर्मूला हम जानते हैं एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी, सही बात है। अब यहां पर आप देखिएगा, ओमेगा नॉट इक्वल टू जीरो, तो मतलब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं आ जाएगा जितना यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था। अब इधर आइए, अब मैं सी की बात करता हूँ। तो सी पहले सी था, अब सी को रिड्यूस कर दिया। अगर आप सी को घटा दोगे, सी को क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो जाहिर सी बात है एक्सी बढ़ जाएगा। अगर सी घटेगा तो एक्सी बढ़ेगा, और एक्सी बढ़ेगा तो मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगी, तो करंट घटेगी तो यानी कि ये जो लैंप है वो ग्लो करेगा। ग्लो तो करेगा क्योंकि करंट तो जा रही है ना, ग्लो करेगा, लेकिन ज्यादा ग्लो नहीं कर पाएगा, कम ही ग्लो करेगा। क्लियर है? तो इस केस में ग्लो करेगा, उस केस में ग्लो नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए इसका आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा लिख रखा है इन्होंने, तो आराम से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है शाइनी लेस ब्राइटली देन बिफोर, ठीक है। तो ये वाली बात मैंने अभी आपको समझाई कि लैंप किस केस में ग्लो करेगा और किस केस में नहीं करेगा, और कितना ज्यादा करेगा। तो सी आपका डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो एक्सी बढ़ेगा, एक्सी बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू घटेगी, लेकिन करंट फ्लो तो हो रही है, और करंट फ्लो हो रही है तो लैंप ग्लो करेगा, लेकिन लेस ब्राइटनेस आएगी उसकी, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फटाफट से देखिए। 7.4 गिवन है, क्या गिवन है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है, ठीक है। सी दे रखा है 15 माइक्रोफैरड, तो फटाफट से काय में चेंज करेंगे, फैरड में, ठीक है। कनेक्टेड सप्लाई मतलब VRMS दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। फटाफट से लिख लिया करो एक बार, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है सवाल करना। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब आपको एक्सी निकालना है, ठीक है, निकाल देंगे। एंड द करंट RMS एंड पीक वैल्यू, मतलब RMS वैल्यू भी चाहिए आपको और पीक वैल्यू भी चाहिए, दोनों की वैल्यू निकाल देंगे, RMS एंड पीक, ठीक है, इन द सर्किट, ओके। इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं तो व्हाट हैपन टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट, तो इन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले तो हमको निकालना क्या है, एक्सी निकालना है। तो भाई एक्सी निकालने का क्या फॉर्मूला जानते हैं आप, एक्सी निकालने का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी। क्या ओमेगा पता है सर, नहीं पता है, तो ओमेगा को चेंज करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में, ये आ जाएगा। चलो अब यहां से आप फटाफट से 2 पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज दे रखी है, सी की वैल्यू आपको दे रखी है 15 × 10⁻⁻6। ये थोड़ा आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ इसके सॉल्यूशन में, वो आ जाएगी दिस, कितनी, 212 ओम। बस वैल्यू रखना, सॉल्व कर लेना, ठीक है, ये आ जाएगी। अच्छा फिर क्या निकालना है, IRMS। भाई करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो भाई सी वाले सर्किट में रेजिस्टेंस कौन सा है, ये रिएक्टिव, ये कैपेसिटेंस रिएक्टिव है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है करंट का, तो करंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर एक्सी है। तो VRMS गिवन है, यस। XC हमने अभी निकाला, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने निकाला दिस, तो ये उसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब पीक वैल्यू निकालनी है, तो पीक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पीक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है IRMS मल्टीप्लाई में √2। तो IRMS अभी आपने कहीं निकाला था, ये आ गया 1.04, और √2 की वैल्यू 1.4,
14 इस तरह से करके आप इसकी पीक वैल्यू निकाल सकते हैं। कितनी आ जाएगी? दिस 1.47 एम्पियर। यानी कि एक बार ऊपर करंट उठेगी पॉजिटिव में और एक बार नीचे जाएगी करंट नेगेटिव में, तो उसकी पीक वैल्यू एक बार प्लस 1.47 होगी और एक बार कितनी होगी? माइनस होगी। क्लियर है? अच्छा, और एक बात आप जानते हैं कि भाई सी वाला सर्किट है, ये कौन सा सर्किट है? सी सर्किट है। तो सी सर्किट में जो हम सप्लाई देते हैं उसमें जो आपका करंट और वोल्टेज के लिए जो फेजर डायग्राम बनता है वो π/2 होता है, यानी कि इसमें करंट आगे होती है, वोल्टेज पीछे होता है। तो सी वाले सर्किट में याद रखिएगा, करंट आगे होती है और वोल्टेज पीछे होता है। तो वही वाली बात यहाँ पर लिख रखी है इन्होंने, दिस करंट ऑसिलेट बिटवीन दिस टू दिस एंड इज अहेड ऑफ द वोल्टेज बाय π/2। ठीक है, तो इसमें वोल्टेज पीछे रहती है और करंट आगे रहती है। अच्छा, एक और बात हमसे पूछी जा रही थी, क्या चीज? यहाँ पर लिखी थी, देखिए, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल, अगर आपने फ्रीक्वेंसी को डबल किया है तो देख ये फॉर्मूला हमारे पास XC बराबर दिस, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहे हैं यहाँ पर तो XC कितना आएगा? हाफ 1/2, क्योंकि 2 रखोगे इसकी जगह तो 1/2, ये 2 हो जाएगा, 1/2 मतलब हाफ हो जाएगा। तो आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, XC हाफ हो गया। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है? एंड करंट, तो करंट का क्या होगा? तो भाई करंट का फॉर्मूला क्या है? ICM बराबर 1 मतलब वोल्टेज डिवाइडेड बाय क्या होता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि ये हाफ हुआ, तो अगर मैं यहाँ पर हाफ रखूंगा तो 2 ऊपर जाएगा, मतलब करंट डबल हो जाएगी। करंट कितनी हो जाएगी? डबल। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल, आपने फ्रीक्वेंसी को डबल किया तो आपका XC आधा हो गया, और XC आधा हो गया तो करंट क्या हो गई? डबल हो गई। दैट्स ऑल। बढ़िया क्वेश्चन था। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 7.5 क्या कहता है? यहां पर क्या लिखा है? अ लाइट बल्ब, एक लाइट का बल्ब है, ये दिख रहा है आपको। एन ओपन कॉइल, ये एक ओपन कॉइल है, ये भी दिख रही है आपको। आर कनेक्टेड टू एन AC सोर्स, ओके, ये AC सोर्स से कनेक्टेड है। अब ये जो इंडक्टर होता है भाई, इसकी एक स्पेशलिटी आपको पता है। क्या स्पेशलिटी पता है आपको? कि भाई जब इसमें करंट फ्लो होती है और करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम के लिए बढ़ती है, और अगर करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम के लिए बढ़ती है तो 0 से मैक्सिमम के बीच में क्या होगा? यस, करंट की वैल्यू चेंज होगी, और करंट की वैल्यू चेंज होगी तो सोलेनॉइड के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, μ0 Ni होता है। क्या होता है? Ni। और अगर आपकी करंट की वैल्यू चेंज होती है तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो यानी कि इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि भाई ये अपोज करता है। क्या करता है? आपने जो वोल्टेज दिया उस वोल्टेज को क्या कर देगा? अपोज कर देगा। ठीक है, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और फिर जैसे ही चेंज होना बंद हो जाएगा, करंट एक स्टेबल सिचुएशन पे आ जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होना बंद हो जाएगा, उसके बाद ये अपोज नहीं करेगा, लेकिन स्टार्टिंग में तो अपोज करेगा ही करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे क्या कहता है? द स्विच इज क्लोज्ड, अगर आप स्विच को क्लोज करते हैं, ठीक है, स्विच को क्लोज करेंगे तब भी करंट में चेंज होगा, यस, अपोज करेगा। तो चालू करते समय भी अपोज करेगा, बंद करते समय भी अपोज करेगा। एंड आफ्टर सम टाइम एन आयरन रॉड, आपने स्विच को क्लोज किया और फिर कुछ देर बाद उसमें आयरन रॉड इज इंसर्टेड इनटू द इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर, इसके अंदर आपने एक आयरन रॉड को इंसर्ट करा दिया। ठीक है, अब आयरन रॉड क्या होती है भाई? आयरन रॉड मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करती है, तो भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इससे ज्यादा लिंक्ड हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लिंक्ड हो जाएगा, भाई देखो ये क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। भाई आपने ऐसा मटेरियल ले लिया जिसकी परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो जाहिर सी मैग्नेटिक फील्ड में भी ज्यादा चेंज आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड में जितना ज्यादा चेंज आएगा उतना ज्यादा ये अपोज करेगा। तो अब एक बात हमें समझ में आ गई कि अगर ये टोटली करंट को अपोज करेगा तो जाहिर सी बात है करंट इसमें कम जाएगी, तो ये लेस ग्लो करेगा, ये जो बल्ब होगा आपका लेस ग्लो करेगा। अब इसका हम देखते हैं, यहां पर क्या लिखा है? द ग्लो ऑफ लाइट बल्ब इंक्रीज, गलत बात है, बढ़ेगा नहीं, इंक्रीज नहीं होगा ग्लो उसका, डिक्रीज होगा, बिल्कुल सही बात है। क्या लिखा है? इज अनचेंज, ये तो बिल्कुल ही गलत हो सकता है, ये तो होगा ही नहीं, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? दिस। ठीक है, तो ये डिक्रीज ग्लो करेगा, मतलब कम ग्लो करेगा, ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि वो अपोज कर रहा है ना भाई। और ज्यादा अपोज क्यों कर दिया? क्योंकि आपने एक ऐसा मटेरियल डाल दिया जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई, तो उतना ज्यादा और अपोज कर देगा वो। चलिए, तो यही सब बातें यहाँ पर लिखी हैं, आप आराम से पढ़िएगा। तो यहाँ पर दिखा है, बल्ब करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आ रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम, चलो गिवन लिख लो फटाफट से। आपको गिवन है रेजिस्टेंस 200 ओम, ठीक है,
आपको कैपेसिटर दे रखा है C बराबर 15 माइक्रोफेरेड, मतलब आप इसको चेंज करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 10⁻⁻6 फैराड, ठीक है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये कनेक्टेड है सीरीज में, और आपको वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज दी है 220 वोल्ट, फ्रिक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो आपके पास एक सर्किट है जिसमें आपके पास आर है और सी है, मतलब आरसी सर्किट है आपके पास, ठीक है। अगर ये आरसी सर्किट है तो यहाँ पर आपको सप्लाई दे रखी है इन्होंने 220 वोल्ट की, और कितनी फ्रिक्वेंसी पे दे रखी है, 50 हर्ट्ज पर दे रखी है, 50 हर्ट्ज पर दे रखी है, ठीक है। तो जब ये सप्लाई जाएगी तो इसमें करंट फ्लो होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगी वी आर, और इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगी वी सी, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हमको निकालना क्या है, पहले पॉइंट में कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। तो इस सर्किट की करंट निकालनी है भाई। करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज तो हमको पता है 220 वोल्ट है, लेकिन रेजिस्टेंस हमको नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि हमको इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आर और सी दोनों को एक साथ कनेक्ट किया गया है, तो इनके इफेक्ट से क्या बनेगा, इम्पीडेंस बनेगा। तो इम्पीडेंस हम निकाल लेते हैं। तो इम्पीडेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो उसके लिए अगर आपको मैं ग्राफ समझाने की कोशिश करूँ इस सवाल में, तो देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा। हमको ये पता है कि आर वाले सर्किट में वोल्टेज एंड करंट दोनों सेम फेज में रहते हैं, और सी वाले सर्किट में आपका वोल्टेज जो होता है, कौन होता है भैया, सी वाले सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री पीछे होता है। कहाँ रहता है, पीछे। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो इस तरह से कुछ बनेगा, तो ये आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा दिस, वो करंट के साथ कितना एंगल बनाएगा, 5। ये फेज डिफरेंस हो गया। अब हमें इम्पीडेंस निकालना है, तो इम्पीडेंस निकालने के लिए सबसे पहले मैं एक का रिजल्टेंट वोल्टेज निकालता हूँ। तो रिजल्टेंट वोल्टेज निकालने का क्या तरीका है, V बराबर अंडररूट में वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर, यही आएगा। चल, तो यहाँ से हम एक काम करेंगे, आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर दिस, और यहाँ पर आएगा आई स्क्वायर इंटू एक्स सी का स्क्वायर, ये आएगा। यहाँ से आई बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। क्या आपको एक्स सी दे रखा है, नहीं दे रखा है, सी दे रखा है, ठीक है। तो अपन एक काम कर ले, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई अंडररूट में आर स्क्वायर प्लस ये कितना होता है भाई, इसका फॉर्मूला हमको पता है 1/ω/c, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक काम करता हूँ, मैं इस आई को नीचे भेज देता हूँ, तो ये आ जाएगा V/I बराबर दिस, तो आर स्क्वायर प्लस 1/ω/c का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। और वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, यस, आपका होता है रेजिस्टेंस, और जहाँ पर रेजिस्टेंस का नाम है जेड, तो जेड का फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है दिस, आर स्क्वायर प्लस 1/ω/c का होल स्क्वायर। यहाँ से आपको जेड मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक काम और करना पड़ेगा आपको, देखिए ये आर स्क्वायर है, यहाँ पर 1 क्या आएगा, 2 पाई न्यू, और ये सी, इसका होल स्क्वायर। इसको थोड़ा आपको वैल्यू रख के सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम इसका देख लेते हैं। वैल्यू वगैरह इन्होंने देखो यहाँ पर रख रखी है, तो इसको सॉल्व कर लिया इन्होंने, तो ये आ जाएगा 291, कितना आएगा, 291.67 ओम, ये आ रहा है, ठीक है बस। और उसके बाद तो फिर हम निकाल ही सकते हैं एंड करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, कंबाइन इफेक्ट है, मतलब जेड है, और वोल्टेज दे रखी थी 220, और करंट आपकी, वो रेजिस्टेंस आपकी आई 291.67। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.755, 0.755 एम्पियर, ठीक है। ये अब इसमें और क्या पूछा था हमसे, आइए देखिए और क्या पूछा है। सेकंड पॉइंट में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द, अच्छा ये कैलकुलेट द करंट, हमने अभी करंट निकाली, अब हमसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द वोल्टेज आरएमएस अक्रॉस द रजिस्टर, मतलब इस आर के सिरों पर कितना वोल्टेज आया, ठीक है, और सी के सिरों पर कितना वोल्टेज आया, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसको निकालना बड़ा आसान है। कैसे आसान है, देखिए वी आर निकालना है हमको, तो फॉर्मूला होता है आई इंटू आर, निकाल लेंगे। और बी सी निकालना है तो फॉर्मूला होता है हमारे पास आई इंटू एक्स सी, निकाल लेंगे।
क्योंकि दोनों चीज़ें हम निकाल चुके हैं, ठीक है। इसमें से कुछ चीज़ हमको पता है, तो ये दोनों चीज़ें निकल आएंगी। अच्छा ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, इज द अलजेब्रिक सम, मतलब अगर हम इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों को अलजेब्रिक सम कर दें, जोड़ दें, तो दीज वोल्टेज मोर देन सोर्स वोल्टेज, मतलब जो हमने सप्लाई दी है उससे इनका अलजेब्रिक सम ज्यादा आ रहा है, ठीक है, ओके सही है, ज्यादा आ रहा है। तो रिजॉल्व द पैराडॉक्स, तो इस पैराडॉक्स को कैसे रिजॉल्व करेंगे भाई। अब अभी तक हमने पिछले जो चैप्टर्स थे उनमें ये पढ़ा था कि भाई दोनों वोल्ट, मतलब दो कंपोनेंट अगर सीरीज में लगे हैं तो उनका जो वोल्टेज हम निकालते हैं उनका सम जो होता है अप्लाई वोल्टेज के बराबर आता है। लेकिन यहाँ पर भाई इनको जोड़ने पर तो ये ज्यादा आ रहा है। क्यों ज्यादा आ रहा है, मैं आपको पहले इसका आंसर दिखाता हूँ कितना आ रहा है। एक मिनट इधर देखिए, इन्होंने निकाला बी आर 151 आया, बी सी निकाला 160 आया, इसको आप ऐड करेंगे तो ये करीब करीब 311 वोल्ट आएगा, और हमने लगाया 220 वोल्ट। भाई 220 से तो ज़्यादा हो गया, जबकि बराबर आना चाहिए था। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे ये जो वोल्टेज है वी आर और आपका वी सी, और अगर हम बात करें वी एल की, तो ये इनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस होता है आपस में। क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। और अगर इनके बीच में फेज डिफरेंस होता है तो इन दिस के साथ इनका अलजेब्रिक सम करेंगे तो वो कभी भी सप्लाई वोल्टेज के बराबर नहीं आएगा। तो हमको इसका कौन सम करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो फिलहाल हमारे पास सर्किट कौन सा है, आरसी सर्किट है। तो आरसी सर्किट में वी आर है और वी सी है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अगर आप इसका वेक्टर सम करेंगे तब जाके आपको जो वेक्टर सम कैसे करते हैं आपको पता है, 11th क्लास में सीखा है, अंडर में वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे दोनों की, तो ये अप्रोक्सीमेट कितने बराबर आ जाएगा, 220 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। अदरवाइज आप अलजेब्रिक सम करते हैं तो ये 220 वोल्ट के बराबर नहीं आएगा, जो कि गलत होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर फेज डिफरेंस होता है। ओके, तो बढ़िया करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में कई बार पूछा गया है। फॉर सर्किट यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर, एक सर्किट है जो हम पावर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। अ लो पावर फैक्टर इम्प्लाइज लार्ज पावर लॉस इन ट्रांसमिशन, अगर हम उसका पावर फैक्टर कम रखते हैं तो पावर लॉस ज्यादा होता है। इसको एक्सप्लेन करना है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं, पी ए बी बराबर आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाइव, यही फॉर्मूला होता है भाई, ये फॉर्मूला होता है। तो पावर लॉस ज्यादा हो रहा है, मतलब हीट एनर्जी बन रही है, तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, ये फॉर्मूला होता है। चलिए, तो यहां से अगर मैं आई की वैल्यू निकालता हूं, आई बराबर पी ए बी बटा वी आर एम एस कॉस फाइव। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस फाइव को मैंने लो रखा है, तो जाहिर सी बात है करंट ज्यादा होगी, और करंट ज्यादा होगी तो हीट लॉस ज्यादा होगा, यस, पावर लॉस ज्यादा होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका एक्सप्लेनेशन हो गया मैथमेटिकली, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, पावर फैक्टर कैन बी obtained be improved by the use of a capacitor of appropriate capacitance in the circuit explain। इसका क्या मतलब है, देख भाई, हमने एक सर्किट लिया एल सी आर, ठीक है, एल सी आर आपके सामने एक सर्किट है, ठीक है। इसके एक्रॉस आपने एक सप्लाई लगा रखी है, ये आपका एल हो गया, ये सी हो गया, ये आर हो गया। इसके एक्रॉस वोल्टेज वी एल, इसके एक्रॉस वोल्टेज वी सी, इसके एक्रॉस वोल्टेज वी आर, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, एट रेजोनेंस, रेजोनेंस के केस में क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्सी होता है, ठीक है। एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सी होता है। और अगर एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है तो जेड की वैल्यू किसके बराबर आती है, आर, मतलब मिनिमम हो जाता है रेजिस्टेंस। और अगर आपका रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है तो इन दिस केस अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, यस, पावर का फॉर्मूला होता है आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाइव, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब मैं यदि इस केस में यहां पर किसकी वैल्यू रखूं, कॉस की, तो कॉस की वैल्यू कितनी आएगी भाई, कॉस का फॉर्मूला एट रेजोनेंस हमारे पास आता है आर बटा जेड। अभी ये रेजोनेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब ये कॉस की वैल्यू है, कॉस फाइव की वैल्यू है, ग्राफ से निकल कर आती है, अगर आपने ग्राफ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा आर बटा जेड होती है। लेकिन रेजोनेंस की कंडीशन में ये जो आपका आर है वो किसके बराबर हो गया, जेड के बराबर हो गया। अगर ये आर जेड के बराबर हो जाएगा तो कॉस फाइव आर बराबर जेड हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा ये, और 1 हो जाएगा तो कॉस में 1 किसकी वैल्यू होती है, कॉस जीरो की वैल्यू होती है। तो फाइव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको 1 मिल जाएगी, यानी कि सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, मतलब ये 1 आएगा और कॉस जीरो, यस, तो फाइव की वैल्यू 0 मिल जाएगी आपको, कितनी मिल जाएगी, फिर से देखिए आराम से, ये कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आर बटा जेड, ठीक है। तो ये मैंने लिखा कॉस फाइव बराबर आर बटा जेड, ठीक है। अब रेजोनेंस की कंडीशन में
ये जो R बटा जेड है, तो जेड किसके बराबर होता है, R के बराबर हो जाता है, यानी कि ये आ जाएगा 1, और ये 1 आ जाएगा, तो यानी कि फाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0, यानी कि 0 डिग्री पर कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होती है और 90 डिग्री पर कॉस की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। तो अगर कॉस की वैल्यू को आप 90 से घटाकर ले जाएंगे 0 की तरफ, कहाँ ले जाएंगे, 0 की तरफ, तो आपका कॉस्ट फैक्टर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और अगर आपका कॉस्ट फैक्टर बढ़ता जाएगा तो जाहिर सी बात है इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में इंप्रूवमेंट आएगा। तो कॉस्ट की कम से कम वैल्यू के लिए पावर में क्या आता है, मैक्सिमम इंप्रूवमेंट आता है, जो कि 90 डिग्री पर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, 90 डिग्री पर 0 होता है, मतलब वॉटलेस करंट है, वॉटलेस करंट है, क्योंकि 90 डिग्री पर कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बताइए मुझे, 0 हो जाएगी। तो 0 हो जाएगी तो पावर लॉस होगा नहीं, ठीक है ना। तो अगर हम 90 से 0 की तरफ जाते हैं तो कॉस फाई की वैल्यू बढ़ती है और हमारा जो पावर फैक्टर आएगा उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैथमेटिकली हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी की बुक में ये दे रखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पर वो सारी बातें लिखी है, मैंने थोड़ा दूसरे तरीके से आपको बताया। चलिए अब आइए इधर 7.8 की बात करते हैं। अब 7.8 जो है आपका क्या लिखा है, आज साइनोसाइडल वोल्टेज और पीक वैल्यू दिस 283 वोल्ट, आपको पीक वैल्यू दे रखी है वोल्टेज की 203 वोल्ट। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 50 हर्ट्ज, इज अप्लाइड टू अ सीरीज, मतलब सीरीज में कनेक्ट किया गया है इसको। सीरीज कौन सा है, एलसीआर सर्किट है, इन विच आर आपको दे रखा है 3 ओम, एल आपको दे रखा है 25.48 मिली हेनरी, ओके, और आपको सी दे रखा है 796 माइक्रोफैराड। तो अब आपसे पूछा जा रहा है इम्पीडेंस निकाल दो, ठीक है, फेज डिफरेंस निकाल दो, और क्या पूछा जा रहा है, पावर डिसिपेटेड ऑफ द सर्किट निकाल दो, द पावर फैक्टर निकाल दो। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इधर आ जाइए, मैं आपको यही समझा देता हूँ। आपको पहले पॉइंट में क्या निकालना है, पहले पॉइंट में आपको क्या निकालना है, द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो इम्पीडेंस निकालना है, इम्पीडेंस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, क्या होता है, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होता है। तो आर आपको दे रखा है, एक्सएल निकालना पड़ेगा, ओमेगा एल से आ जाएगा, एक्सी निकालना पड़ेगा 1 ओमेगा सी से आ जाएगा। दोनों वैल्यू को जब पुट ऑन करेंगे तो आपका ये आ जाता है 5 ओम। ये बिल्कुल आसान बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फेज डिफरेंस हमें पता है, फेज डिफरेंस निकालना है तो हमें एलसीआर सर्किट का ग्राफ याद आ जाना चाहिए। तो एलसीआर सर्किट का ग्राफ आपको पता है, यहाँ पर आर होता है, यहाँ पर एल होता है, यहाँ पर सी होता है, ठीक है, और यहाँ पर करंट होती है। तो सी वाले सर्किट में करंट आगे होती है π/2 और एल वाले सर्किट में वोल्टेज आगे होता है π/2, और इन दोनों को रिजल्टेंट बनाओगे तो VL, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वो VL माइनस VC आता है, और ये VL माइनस VC और VR का जो आप रिजल्टेंट बनाओगे तो वो V आ जाएगा। तो यहाँ से आप वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस चेक करोगे तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है tan phi इक्वल टू परपेंडिकुलर VL माइनस VC, ओके, डिवाइडेड बाय VR, बस। तो ये tan phi का ये फॉर्मूला होता है, इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, I XL I XC बटा I इंटू R, सब में से I कॉमन निकल कट जाएगा, XL XC R सब कुछ पता है, tan phi निकाल सकते हैं, मतलब फेज डिफरेंस आपका आ जाएगा 53 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछ रहा है, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, तो कितनी पावर डिसिपेटेड हुई। आइए, तो पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो I निकालनी पड़ेगी, तो IRMS का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, I0 बटा √2 होता है। अब I0 का फॉर्मूला करंट है, करंट मतलब वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो I0 है तो पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और इसका रेजिस्टेंस क्या है, जेड है, जो कि आप पहले से निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √2 इंटू जेड, ठीक है, तो यहाँ से IRMS मिल जाएगा आपको। V0 आपको पता है, सवाल में दे रखा है कितना, 283, ठीक है, और जेड अभी आपने निकाला था, ये निकाला है जेड, कहाँ निकाला है, 5 आई एम सॉरी, और √2। तो यहाँ से आपको करंट मिल जाएगी बेटा, और करंट मिल जाएगी तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पावर मिल जाएगी, तो ये इतना पावर डिसिपेटेड आ जाएगा।
और पावर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला हमको पता है, कॉस फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर। तो कॉस फाई की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे, फाई की जगह कितना है, माइनस का 53 डिग्री, 53.1 मतलब 53 डिग्री होता है वो, ठीक है। तो फाई बराबर आपका ही आ जाएगा दिस, ओके। इसको रेडियन में निकाल लिया इन्होंने, ओके। तो यहाँ से आपका पावर फैक्टर आ गया और यहाँ से आपका पावर डिसिपेट आ गया। तो ये एक अच्छा सवाल है और फॉर्मूला भेजते हैं, एलसीआर सर्किट पर भेजते हैं, आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि सपोज द फ्रीक्वेंसी द सोर्स इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, जो आपका प्रीवियस एग्जाम्पल था उसकी हमको फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही है, ठीक है। क्या लिखा है, सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन द प्रीवियस एग्जाम्पल कैन बी वेरी, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच रेजोनेंस अकर्स, ठीक है। तो रेजोनेंस की कंडीशन में आपको पता है फ्रीक्वेंसी होती है अपने पास 1/√ में LC, ठीक है। और हमसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो हम इसकी वैल्यू जानते हैं क्या होती है, 2 पाई न्यू, यही तो होती है भाई, 2 पाई न्यू फॉर्मूला है ये, 1/LC रूट में। तो हमको न्यू निकालना है रेजोनेंस की सिचुएशन में, तो ये फॉर्मूला होता है और दोनों वैल्यू हमको पता है तो हम न्यू निकाल सकते हैं। तो पहले पॉइंट का आंसर तो यहीं से आ जाएगा। दूसरे पॉइंट में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द इम्पीडेंस द करंट एंड पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। तो इसका आप यहाँ पर आंसर देख लीजिए। तो ये तो आपने समझ ही लिया कैसे निकाला, बताया अभी मैंने, उस फॉर्मूले से आ जाएगा। और रेजोनेंस की कंडीशन में आपको पता है जो आपका जेड होता है वो आर के बराबर हो जाता है। तो आर आपका कितना है, 3, आर आपका कितना है 3। एक मिनट देखते हैं कितना दिया रखा था पहले, तो आप ये वाले क्वेश्चन पे आएंगे तो आपका आर 3 है, ठीक है। चलो तो आर आपका 3 है, ये आ गया। तो अब आपको निकालना है रेजोनेंस की कंडीशन में करंट। तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भैया, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। और यहाँ पर रेजिस्टेंस किसके बराबर हो चुका है, जेड के बराबर हो चुका है। तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आप करके इसकी ये निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर V/R है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक काम करेंगे कि वोल्टेज का फॉर्मूला हम जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं वोल्टेज का, VRMS का V0/√2 ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से जब आप करंट निकालने जाओगे ये वाले फॉर्मूले में I बराबर, तो ये V की जगह तो क्या रखोगे, दिस V0/√2 और साथ में R तो चल ही रहा है। तो V0 आपको पहले सवाल में दे रखा है, पीक वैल्यू दे रखी है, इसलिए हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पीक वैल्यू दे रखी है और R आपको दे रखा है, सॉल्व कर लेंगे तो आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से करंट निकाल सकते हैं। और पावर डिसिपेट का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो यहाँ से आपका पावर डिसिपेट आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, किलो वॉट में निकाला है इनने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, सरल क्वेश्चन था। अब ये एक क्वेश्चन देखिए, एट एन एयरपोर्ट अ पर्सन इज मेड टू वॉक थ्रू द डोरवे ऑफ मेटल डिटेक्टर फॉर सिक्योरिटी रीजन। he is carrying anything made of metal. The metal detector emit a sound. On what principle does this detector work? तो ये किस प्रिंसिपल वर्क करता है ये आपको पता है भाई। आप मॉल में गए होगे या एयरपोर्ट पे गए होगे तो आपको देखने को मिलता है इस तरह का दरवाजा होता है। इस दरवाजे में बेसिकली इंडक्टर लगा रहता है, इस तरह से ऐसे इंडक्टर लगा रहता है, ठीक है। ये इंडक्टर लगा रहता है और अभी मैंने आपको बताया था कि B = μ0 Ni, ठीक है। जब हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो करंट फ्लो कराने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है और ये मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है और फिर थोड़ी देर बाद ये मैग्नेटिक फील्ड स्टेबल हो जाता है क्योंकि करंट अपनी पीक वैल्यू पे होती है। वो मान लीजिए हमने 10 एम्पियर डिसाइड कर ली। अब यदि हम क्या करें, मैंने आपको बताया था कि अब यदि हम इसके अंदर कोई मेटल की चीज़ लाते हैं तो आपको पता है सोलेनॉइड का इंडक्टर किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही इसके अंदर मटेरियल आएगा, कोई भी मेटल का मटेरियल आएगा तो इसका B चेंज हो जाएगा और B चेंज हो जाएगा तो ये आने वाली करंट को अपोज कर देगा और आने वाली करंट को ये अगर अपोज कर देगा तो करंट की वैल्यू अगर हमने 10 एम्पेयर सेलेक्ट की थी तो अब यहाँ पर 10 एम्पेयर ना फ्लो होकर 9 एम्पेयर फ्लो होगी और 9 एम्पेयर फ्लो होगी तो ये करंट के वेरिएशन की वजह से वहाँ पर जो भी अलार्म लगा होगा वो बच जाएगा, तो बता देगा भाई इसकी जेब में मेटल की कोई चीज़ है, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिकली इंडक्टर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम पहले भी पढ़ रहे थे, वही सब चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर इसकी स्टोरी लिखी रखी है,
आप पढ़ लीजिएगा आराम से। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए जरा। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अब मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूं यहाँ पर क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि a 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड दिस। तो आपको गिवन दे रखा है, रजिस्टर दे रखा है 100 ओम और कितने वोल्टेज से कनेक्टेड है, मतलब आरएमएस वैल्यू दे रखी है, कुछ नहीं दिया है तो आरएमएस मानिए 220 वोल्ट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। सप्लाई, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, करंट की आरएमएस वैल्यू निकालनी है। दूसरे पॉइंट में क्या निकालना है, पहले पॉइंट में करंट निकालनी है आरएमएस वैल्यू, दूसरे पॉइंट में निकालनी है पावर, एवरेज पावर निकालनी है। ठीक है, दोनों चीजें निकाल देंगे। तो सबसे पहली बात तो करंट निकालनी है। करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो करंट निकालने का फॉर्मूला होता है अपने पास यस वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है। क्या आपको वोल्टेज दे रखा है, सर वोल्टेज दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, सर रेजिस्टेंस दे रखा है, तो आपकी क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी। ठीक है, और पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज पावर। तो पावर निकालने का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, ये भी एक फॉर्मूला होता है पावर का। ठीक है, रेजिस्टेंस की टर्म्स में। तो यहाँ से आपकी करंट आएगी और रेजिस्टेंस दे रखा है, गुणा मुणा कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो इसको मैंने सॉल्व करके रखा है आपके लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, गिवन क्वांटिटी लिखी, करंट निकाला, ठीक है, और इस फॉर्मूले से आपने पावर निकाल ली, दैट्स सॉल्व, बिल्कुल आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई 300 वोल्ट। आपको पीक वोल्टेज दे रखा है, देखो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, तो आपको वी नॉट की वैल्यू दे रखी है 300 वोल्ट। तो हमको आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो ये तो फॉर्मूले का टेस्ट हो गया। आरएमएस निकालने का फॉर्मूला होता है वी नॉट बटा √2, इसमें रखेंगे तो आपका आरएमएस आ जाएगा। दूसरे पॉइंट में क्या पूछ रहा है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एसी सर्किट 10 एम्पियर। द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, मतलब करंट की आपको आरएमएस वैल्यू दे रखी है 10 एम्पियर। व्हाट इज द पीक वैल्यू, तो इसमें आपको पीक वैल्यू निकालनी है। तो पीक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर एम एस इंटू अंडर रूट में 2। तो यहाँ से आपको पीक वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से बी आर एम एस की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो ये आपका बी आर एम एस आ जाएगा 212.2 वोल्ट, और यहाँ से ये आपका आई नॉट आ जाएगा 14.1 एम्पियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 44 मिली हेनरी, मतलब आपको एल दे रखा है 44 मिली हेनरी। तो फटाफट से 44 को अपन चेंज करेंगे 10⁻³ से। ठीक है, कनेक्टेड वोल्टेज मतलब वी आर एम एस दे रखा है 220 वोल्ट, फ्रिक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, करंट निकालनी है आरएमएस वैल्यू। तो बड़ा आसान है। अब करंट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, वी आर एम एस बटा रेजिस्टेंस। तो भाई ये एल वाला सर्किट है, तो एल वाले सर्किट में रेजिस्टेंस कौन होता है, एक्सएल होता है। तो पहले आपको एक्सएल निकालना पड़ेगा। तो एक्सएल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सएल निकालने का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई न्यू। तो यहाँ से एक्सएल आ जाएगा, एक्सएल आएगा, यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आई आ जाएगा। तो फटाफट से इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, देख लीजिए। सबसे पहले हमने एक्सएल निकाला, तो एक्सएल आपका आ जाएगा, सॉल्व करके मैंने पूरा सॉल्व किया, यहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये आएगा, और इस फॉर्म में पुट कर देंगे तो ये आपका वोल्टेज आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको सी दे रखा है 60 माइक्रोफेरेड, तो 60 गुणा 10⁻⁻6 फेरेड हो जाएगा। ये कितने वोल्टेज थे, वी आर एम एस दे रखा है 110 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 60 हर्ट्ज। क्या निकालना है, फिर से आपको करंट निकालनी है, आई आर एम एस निकालना है। तो फिर से आपको एक्सी निकालना पड़ेगा। एक्सी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा सी। तो ओमेगा 2 पाई न्यू सी, यहाँ से एक्सी आएगा, और फिर आप आई आर एम एस का फॉर्मूला लगा देंगे, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए फटाफट से, ये लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको सी दे रखा है, बी आर एम एस दे रखा है, न्यू दे रखा है। तो एक्सी निकाल लोगे आप सॉल्व करके, पूरा सॉल्व करके दिखाया है, और फिर यहाँ पर रख देंगे तो आपका करंट आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है भैया 7.3 और 7.4, तो आपको क्या पता है, 7.3 में आपको एल के बारे में चर्चा की जा रही थी, और 7.4 में सी के बारे में चर्चा की जा रही थी। तो हमको पता है कि एल वाले सर्किट में वोल्टेज आगे होता है करंट से, और सी वाले सर्किट में वोल्टेज पीछे होता है करंट से। तो फाई की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगी। ठीक है,
तो हमको ये बताना है कि एक कंप्लीट साइकिल में आपका मतलब जो क्या लिखा है, व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब बाय ईच सर्किट, दोनों सर्किट के लिए कंप्लीट साइकिल में कितना होगा, अपना आंसर देना है। तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं पावर का, ठीक है, पी ए बी बराबर आई आर एम एस बी आर एम एस इंटू कॉस पाई। अब कॉस पाई चाहे इसके लिए देखोगे तब भी पाई बाई टू होती है, चाहे इसके लिए देखोगे तब भी पाई बाई टू होती है, और कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो आती है, यानी कि कंप्लीट साइकिल के लिए पावर लॉस जो होगा वो जीरो होगा, दैट्स ऑल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, ये यहां पर सॉल्व करके रखा है आपके लिए, क्या लिखा है, अ चार्ज्ड 30 माइक्रोफेरेड, मतलब आपको कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दे रखा है इतना, और एल दे रखा है इतना, और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अभी हमने एग्जांपल के इतने सारे सवाल किए, ये फॉर्मूला होता है। आपको एल और सी दे रखा है, इसको चेंज करके हम यहाँ पर पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो आपका ये आपको आंसर दे देगा कितना, 1.1 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है आपको। अब ये आपका एक एलसीआर सर्किट है जिसमें एल आर की वैल्यू दे रखी है 20 ओम, एल की वैल्यू दे रखी है 1.5 हेनरी, सी की वैल्यू दे रखी है 35 माइक्रो फेरेड, ठीक है, और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी दे रखी है वोल्टेज की 200 वोल्ट। When the frequency of the supply equal the natural frequency of the circuit, what is the average power transferred to the circuit in one complete cycle? ये सब दे रखा है, एलसीआर सर्किट की बात की जा रही है यहाँ पर। तुमको एवरेज पावर निकालना है, बताओ एवरेज पावर निकालने का फॉर्मूला क्या जानते हो? हम जानते हैं आई आर एम एस बी आर एम एस इंटू कॉस पाई, बोलो या सुनो, ये होता है। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, आई का फॉर्मूला हम जानते हैं बी आर एम एस बटा एलसीआर सर्किट में रेजिस्टेंस कौन होता है, इम्पीडेंस होता है, तो ये जेड आ जाएगा, तो बी आर एम एस, और कॉस पाई का फॉर्मूला होता है आर बटा जेड। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बी आर एम एस का स्क्वायर बटा जेड का स्क्वायर इंटू आर, ये आ जाएगा। अब आपको पता है रेजोनेंस की कंडीशन में आर किसके बराबर होता है, जेड के बराबर होता है, तो जेड के प्लेस पर मैं आर पुट कर दूंगा, तो पी ए बी मेरे को कितना मिल जाएगा, बी आर एम एस का स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इंटू आर आ जाएगा, तो एक आर से एक आर मर जाएगा, तो बी आर एम एस का स्क्वायर बटा आर, तो ये आपका एवरेज पावर आ जाएगा। तो यहाँ से बी की वैल्यू हमको दे रखी है सवाल में 200, आर की वैल्यू सवाल में दे रखी है 20, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है आपके लिए, ये पूरा सॉल्व करके दिखाया है। तो यहाँ पर बी की वैल्यू रखेंगे 2000 वाट आपका पावर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको स्किप मत करना, ठीक है। चलिए अगला एक लास्ट सवाल है, जल्दी से फटाफट से यहीं पे देख लीजिए। यहाँ पर आपके पास एलसीआर सर्किट है सीरीज, जिसमें एल की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और जो सप्लाई वोल्टेज है वो आपको दे रखा है। हमसे पहले पॉइंट में पूछ रहा है कि डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव द सर्किट इन रेजोनेंस। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, ओमेगा इक्वल टू 1/LC, एल की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, सॉल्व कर लिया, 50 रेडियन पर सेकेंड आ गया। दूसरे पॉइंट में पूछ रहा है कि ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। हमको करंट का एम्पलीट्यूड बताना है रेजोनेंस की कंडीशन में, तो उसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए रेजोनेंस की कंडीशन में जेड किसके बराबर होता है, आर के बराबर है, तो आर की वैल्यू 40 है, पता है हमको। तो आई नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, वी नॉट बटा आर। तो अब यहाँ पर आई नॉट की वैल्यू रख दी हमने वी आर एम एस इंटू √2, क्योंकि वी आर एम एस हमको पहले से दे रखा है सवाल में, तो यहाँ आ जाएगा। इसके बाद सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपको पीक वैल्यू मिल जाएगी। अगले पॉइंट में क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट। सभी के अक्रॉस आरएमएस पोटेंशियल निकालना है, ये सबसे आसान काम है, ये आप यहाँ पर देख लीजिए मैंने निकाला है। पहले आपको आरएमएस करंट निकालनी पड़ेगी, आरएमएस वोल्टेज दे रखा है और रेजोनेंस की कंडीशन में जेड आर के बराबर है, तो यहाँ से आरएमएस वैल्यू आ जाएगी आपकी इतनी। अब आप आरएमएस वोल्टेज आर के अक्रॉस निकाल लोगे इस फॉर्मूले से, एल के अक्रॉस निकाल लोगे इस फॉर्मूले से, ठीक है, तो ये सब आ जाएंगे आपके, और BC निकाल लोगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब एक और खास चीज़ पूछी जा रही है वहाँ पर, देखिए वो ये लिखी है यहाँ पर सवाल में कि सो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन इज 0 एट द रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर लिखा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन। तो LC कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालते हैं? देखो आपको पता है LC सर्किट की बात कर रहा हूँ, तो ये करंट है, ये आपका C सर्किट है और ये L सर्किट है।
तो सी सर्किट में करंट आगे होती है और एल में वोल्टेज आगे होता है। तो इन दोनों का अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट आएगा बी एल माइनस बी सी। अब बी एल का फॉर्मूला होता है आई इंटू एक्सएल आई इंटू एक्स सी, जहाँ से आई कॉमन आ जाएगा तो एक्सएल माइनस एक्स सी, तो ये आ गया बी आर एम एस, बोल दीजिए आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इनकी सबकी वैल्यू रख के इसको सॉल्व किया, तो ये आपको कितना आ रहा है, जीरो। तो उस चीज़ को हमने शो करा दिया यहाँ पर कैसे जीरो आता है, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, किसका, 7 चैप्टर का। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मैंने अपना नंबर बता दिया था, यहाँ पर देख लीजिए फटाफट से, पूरा पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे इस नंबर पर, ठीक है। ओके जी, 8109471083 पर। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। यदि लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।